शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर कल सुनवाई होगी। शिवलिंग की नियमित पूजा की याचिका पर जिला कोर्ट कल सुनवाई करेगा। शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार पर कल कोर्ट को सुनवाई करनी है। इसको लेकर एक याचिका लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना को लेकर एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर कल जिला कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें इस याचिका में अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से कहा गया था कि जो शिवलिंग मिला है, जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो बाबा हैं, उनकी नियमित रूप से पूजा पाठ करने के लिए एक याचिका लगाई गई थी। अब कल उस याचिका पर जिला कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, कल जिला कोर्ट की ओर से सुनवाई होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो याचिका लगाई थी, क्या जानकारी है आपके पास? आपको बता दें कि जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी, आज उस पर सुनवाई हुई है। लेकिन वही कुछ जब सुनवाई हुई तो इसके बाद तत्काल बाद ये मामला जो है फिर से जिला जज के यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया और कल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जिला जज यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर जिला जज पहुंचते हैं तो इस मामले पर सुनवाई होगी, अगर नहीं पहुंचते हैं तो ये सुनवाई टल भी सकती है। लेकिन अभी बता दूं कि संभावनाएं पूरी हैं, कल इस मामले पर सुनवाई होगी। और अब देखना ये होगा कि अगर सुनवाई होती है तो क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पूजा के अधिकार के साथ ही उसकी अनुमति मिलती है, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार अपने हट पर हैं, अभी तक वो अनशन पर हैं और उनकी एक ही मांग है कि या तो पूजा की मुझे अनुमति मिले या फिर वहां पर कोई पुजारी नियुक्त करके मुझे सूचना दी जाए। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस बारे में कोई कदम उठाता है, क्या जिला जज यहाँ पहुंचते हैं और सुनवाई करते हैं, या फिर स्वामी का जो अनशन है वो जारी रहता है। नीतीश, इसके लिए कल का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन खबर ये भी आई थी, अभिमुक्तेश्वरानंद क्योंकि आमरण अनशन पर हैं, कुछ खाना पीना नहीं खा रहे हैं, जल नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे में उनकी तबीयत भी खराब हुई है। अब इस पूरे मामले में आप कह रहे हैं कल सुनवाई हो भी सकती है और मुमकिन है सुनवाई आगे के लिए टल भी जाए। निश्चित तौर पे लगातार स्वामी जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थिति ये है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो हो रहा है, इसके साथ ही उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है और जिस तरह से डिहाइड्रेशन भी इस समय, चूंकि गर्मी का मौसम है तो डिहाइड्रेशन जैसी भी शिकायत सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि कल क्या सुनवाई होती है। अगर सुनवाई टलती है तो क्या स्वामी जी अपना हट कोर्ट को आगे करके कहीं न कहीं छोड़ते हैं या फिर अपने हट पे अड़े रहते हैं। नीतीश, एक बार ये बताएं कि याचिका में क्या कहा गया है? पूजा का अधिकार अभिमुक्तेश्वरानंद को दिया जाए या फिर इसके अलावा वहां पर लोगों को जाने की अनुमति दी जाए? एग्जैक्ट बताइए, याचिका में कहा क्या गया है? देखिए, याचिका में साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिस तरह से सर्वे में शिवलिंग जो मिला है, शिवलिंग कहा गया है कि जिस तरह से सर्वे में शिवलिंग मिला है तो ऐसी स्थिति में आराध्य को बिना पूजा के नहीं रहना चाहिए और पूजा का अधिकार बिल्कुल। हिंदू पक्ष लगातार इस बात को मान रहा है कि उन्हें बाबा मिल चुके हैं और आराध्य को बिना पूजा के नहीं रहना चाहिए। इसी को लेकर याचिका लगाई गई है और उसी याचिका पर जिला कोर्ट सुनवाई करेगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नीतीश। तो आपको बता दें, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत भी बिगड़ी है। शिवलिंग के नियमित पूजन दर्शन को लेकर अनशन पर बैठे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में वाराणसी का संत समाज भी आ गया है। आपको बता दें, आमरण अनशन कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने एक याचिका भी लगाई है। जिला कोर्ट कल उस पर सुनवाई करेगा। कल अब उस पर सुनवाई होती है या सुनवाई आगे के लिए टलेगी, इसके लिए हमें कल का इंतजार करना होगा। बहरहाल तबीयत खराब होने की भी जानकारी अभिमुक्तेश्वरानंद की सामने आ रही है। 16 साल पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को दहलाने के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को आज अदालत ने उसके गुनाह की सजा सुना दी। साल 2006 में वाराणसी में हुए आतंकी धमाकों के मामले में आज गाजियाबाद जिला कोर्ट ने दोषी करार उन्हें दिया। आपको बता दें, वलीउल्लाह को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आतंकी वलीउल्लाह ने 7 मार्च 2006 को वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट स्टेशन पर बम धमाकों की साजिश रची थी, जिसके लिए 4 मार्च को उसने गाजियाबाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था और आज वलीउल्लाह को उसके गुनाह की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने 16 साल बाद वलीउल्लाह को फांसी और उम्र कैद की सजा दे दी है। वलीउल्लाह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324।
वाराणसी के जिस सीरियल ब्लास्ट मामले में आज वलीउल्लाह को फांसी दी गई है वो 16 साल पहले हुई थी, जब वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट स्टेशन के यात्री हॉल में जोरदार धमाके हुए थे। कैंट स्टेशन परिसर में हुए धमाके में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। संकट मोचन मंदिर के अंदर हुए धमाके में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इसी आतंकी घटना के बाद संकट मोचन मंदिर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी और आज भी संकट मोचन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है और बगैर सुरक्षा जांच के कोई भी मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टर चस्पा होने के बाद 4 पत्थरबाजों की पहचान हो गई है। पोस्टर में दिख रहे 13 और 31 नंबर के आरोपी को पुलिस ने उठाया है। आपको बता दें, कानपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की थी उसके बाद पुलिस की ओर से 40 लोगों की फोटो सहित एक पोस्टर चस्पा किए गए थे। उसमें से 13 नंबर और 31 नंबर के आरोपी को पुलिस ने उठाया है। ये जानकारी अभी सामने आ रही है। जगह जगह पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। कानपुर हिंसा और उपद्रव मामले में आपको दिखाएं कि पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये नई सड़क परेड का इलाका है। ये देखिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कानपुर पुलिस इन पोस्टर्स के जरिए अपील कर रही है कि इन 40 लोगों को पहचाना जाए। 3 जून को जो हिंसा हुई थी उस मामले में इन 40 लोगों के चेहरे सामने लाए गए हैं, चिन्हित कर लिए गए हैं और लिखा हुआ है कि उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। और मोबाइल नंबर दिया गया है 94 54 40 37 15। इस नंबर पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कानपुर पुलिस को। कानपुर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार ये पोस्टर इस तरीके से चस्पा कर रहे हैं और कानपुर पुलिस की ये अपील है कि इन 40 चेहरों को पहचानिए। ये वो 40 लोग हैं जिन्होंने कानपुर शहर के माहौल को बिगाड़ा और यहाँ जमकर उपद्रव हुआ। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो आपको बता दें, पोस्टर चस्पा होने के बाद 4 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है। पोस्टर में दिख रहे नंबर 13 और नंबर 31 के आरोपी को पुलिस ने उठाया है। आपको बता दें, इस पोस्टर में 40 लोगों की तस्वीर है और 40 पर नंबर भी डला हुआ है और उसी नंबर के आधार पर पोस्टर में जो 13 नंबर है और 31 नंबर का जो आरोपी है उसे पुलिस ने उठाया है। पुलिस की ओर से जगह जगह इन पोस्टर्स को चस्पा किया गया था और ये कहा गया था कि जो लोग इनकी पहचान करवाने में मदद करेंगे उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, यानी कि लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन पुलिस को इसमें बड़ी मदद मिलेगी। अब जानकारी ये आ रही है 13 नंबर और 31 नंबर का जो आरोपी है उसे पुलिस ने उठाया है। कानपुर हिंसा के बाद अब तक क्या क्या हुआ, ये एबीपी गंगा पर बता रहे हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा। बीते शुक्रवार को कानपुर में जो हिंसा हुई उसकी परतें अब खुलने लगी हैं। जांच को और ज़्यादा गहन किया जा रहा है। हमारे साथ कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साजिश काफ़ी ज़्यादा गहरी थी और काफ़ी अन्य शहरों में भी इसे फैलाने की कोशिश की गई थी। देखिए, जो 6 मोबाइल मिले और उन मोबाइल से जो व्हाट्सएप मैसेजेस इधर उधर किए हैं उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अब इसके अंदर अभी जैसा जांच में पाया जाएगा उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। अब तक हम लोगों ने 38 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और अभी हम लोगों ने इनके वीडियो फुटेज और फोटो से काफ़ी लोग आइडेंटिफाई किए हैं और ये अरेस्टिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। एक अन्य FIR आप लोगों ने भी दर्ज की है, वो किस मामले में की? देखिए, जो अन्य FIR पंजीकृत की गई है वो कुछ पोस्ट इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिए थे, जिससे माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। तो घटना के पहले के थे, घटना के बाद हो रहे? घटना के बाद के, ये घटना के बाद के। और इसमें अभी ये ज़रूर नहीं है कि कानपुर के ये कहीं से भी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, और हमने साइबर सेल को लगाया कि ऐसी जितनी भी पोस्ट हैं उस पर हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन लोगों को और इनका जो अकाउंट्स वगैरह है उसको हम लोग ब्लॉक करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये हेट्रेड और ना फैला सके। अभी तक की जांच में अगर ये सामने निकल के आया है कि बहुत सारे शहरों में भी ऐसी साजिशों को बुना गया था? देखिए, अभी तक जो हमारे पास जो व्हाट्सएप मैसेजेस मिले उसकी हम जांच कर रहे हैं, तो उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय मीणा कहते हुए कि जांच की जा रही है, लेकिन एक और FIR इस मामले में दर्ज कर ली गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। उन्नाव में अपराधियों के खिलाफ एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर शायराना अंदाज में अपराधियों को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। आप भी सुनिए इंस्पेक्टर साहब का ये शायराना अंदाज। पकड़ पकड़ कर हवालात में ठेले जाएंगे,
पकड़ पकड़ कर हवालात में ठेले जाएंगे, दंगा करने वाले बल भर रेले जाएंगे। पकड़ पकड़ कर हवालात में ठेले जाएंगे, दंगा करने वाले बल भर रेले जाएंगे। और शेर है शेर, ये बिल्ली नहीं है। शेर है शेर, ये बिल्ली नहीं है। उत्तर प्रदेश है ये, दिल्ली नहीं है। शेर है शेर, ये बिल्ली नहीं है। उत्तर प्रदेश है ये, दिल्ली नहीं है। गुंडे और गुंडों के सभी झमेले जाएंगे, दंगा करने वाले बल भर रेले जाएंगे। दंगा करने वाले बल भर रेले जाएंगे। और बुरा किया तो अच्छा अंजाम नहीं मिलने वाला। बुरा किया तो अच्छा अंजाम नहीं मिलने वाला। और जो बबूल बोए हो तुमको आम नहीं मिलने वाला। बुरा किया है अब अच्छा अंजाम नहीं मिलने वाला। जो बबूल बोए हो तुमको आम नहीं मिलने वाला। जो बबूल बोए हो तुमको आम नहीं मिलने वाला। खेल जो तुमने खेला वही खेले जाएंगे। और दंगा करने वाले बल भर रेले जाएंगे। दंगा करने वाले बल भर रेले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरुआत से ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया था कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ बुलडोजर गरजता रहेगा। सरकार लगातार माफिया, गैंगस्टर और गंभीर अपराध करने वाले आरोपियों की जिलावार सूची तैयार कर उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि मार्च 2022 से अब तक कुख्यात माफिया की समीक्षा की गई है। इस दौरान शासन ने 50 माफिया और पुलिस मुख्यालय ने 12 माफिया को चिन्हित किया है। इन सभी 62 माफिया और उनके गैंग के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो कानून व्यवस्था शाखा द्वारा निरंतर निगरानी करते हुए ऐसे सभी कुख्यात अपराधियों तथा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपराध कर अर्जित की गई संपत्तियों की जब्तीकरण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन किया जा रहा है। मार्च 2022 से कुख्यात अपराधियों की नवीन स्तर से समीक्षा करते हुए शासन के द्वारा 50 माफियाओं तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 माफियाओं का विशेष रूप से चिन्हीकरण किया गया है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां डूब क्षेत्र में प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बिसरक डूब क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन खाली कराई। काफी लंबे समय से यहां काटी जा रही थी अवैध कॉलोनियां। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। करोड़ों रुपए की जमीन को खाली करवाया गया है। प्राधिकरण के अधिकारी और फोर्स भी मौजूद रही है। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा था कि अवैध तरीके से यहां पर निर्माण कराया गया था और इस अवैध निर्माण को ढहाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है यहां एक गैर हिंदू युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। यही नहीं, युवक युवती से शादी कर उसे झांसा देकर उसके साथ रेप करता रहा। इतना ही नहीं, जब युवती ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसने धर्म परिवर्तन करने की बात कही। युवती का आरोप है कि युवक के परिजनों ने भी पीड़िता पर ही धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। युवती ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो आरोपी युवक ने अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल थाना कोतवाली देहात में एक पीड़िता आई थी। उसने बताया कि उससे एक दूसरे धर्म के व्यक्ति सोहेल ने नाजायज संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया और अपने घर वालों को भी इसमें लगाया कि वो धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ले। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है। सोहेल की तलाश की जा रही है। सोहेल के बारे में जानकारी हुआ कि राजस्थान में कहीं है। पूरे मामले की साक्ष्य के ठोस साक्ष्य के क्रम में विवेचना के बाद जो भी स्थिति है इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर सीतापुर में
पुलिस के सामने ही पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। पुलिस वालों ने खुद तलाक की प्रक्रिया कराई। स्टाम्प पर तलाक की पुलिस ने लिखा पढ़ी तक। वीडियो वायरल होने के बाद अब आरोपी पर मामला दर्ज हुआ है। हमने कहा तिलाक दे दिया, तुमका हम तिलाक दे दिया, तुमका हम छोड़ दिया, दिल दिमाग तुम छोड़ दिया, दिल दिमाग तुम छोड़ दिया। हमने कहा तिलाक दे दिया, तुमका हम तिलाक दे दिया, तुमका हम छोड़ दिया, दिल दिमाग तुम छोड़ दिया, दिल दिमाग तुम छोड़ दिया। हमने कहा तिलाक दे दिया, तुमका हम। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए मथुरा दौरे पर थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी मंदिर आज पहुंचे और बांके बिहारी के उन्होंने दर्शन भी किए। देखिए उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी के मंदिर पहुंचे थे। 2 दिन का उनका मथुरा का दौरा है, जहां कल उनके कई सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन उससे पहले आज जब मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचे तो बांके बिहारी के दर पर पहुंचे, पूजा अर्चना वहां पर की। शिवसेना के सांसद संजय राउत अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि आदित्य ठाकरे का 15 जून को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों के सिलसिले में यहां मैं आया हूं। 15 जून को रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे आदित्य ठाकरे। वहीं शाम को सरयू आरती में भी शामिल होंगे। संजय राउत का दावा है कि आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा राजनीतिक नहीं है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा नेता बताते हुए संजय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं को ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी आवाज दी है। आगे बढ़ते हैं मेरठ से खबर, जहां जमीन के विवाद में दबंगों का हमला। दबंगों ने विरोध करने पर ट्रैक्टर से घर तोड़ दिया। पीड़ितों पर फायरिंग और फावड़े से हमला किया है। मेरठ के बहमूसा थाना क्षेत्र के खुर्द गांव की घटना बताई जा रही है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए 3 तस्वीरें, इस पूरे घटनाक्रम को आप समझ पाएंगे। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से दबंगों का कहर है, जहां ट्रैक्टर लेकर एक युवक को आप देख सकते हैं किस तरीके से घर को तोड़ता हुआ वो ट्रैक्टर से ही नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है और ये झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। तीसरी तस्वीर में जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।